यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बाद आता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग। पिछले क्लास में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में आप लोग को बता दिए थे, अच्छे से आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, किस किस चीज़ के लिए उसका प्रयोग करेंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग, मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहाँ पर यूज होगा। तो पहला देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, यानी यदि दो पॉजिटिव इंटीजर है, दो धनात्मक पूर्णांक है, तो वहां पर हम लोग यदि एचसीएफ निकालेंगे उनका, तो हम लोग वहां पर यूज किसका करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। ठीक है। इसके बाद है दूसरा यूज जो है वो है अपरिमेयता का सत्यापन, यानी कोई संख्या अपरिमेय है उसको प्रूफ करना है। ठीक है। यदि कोई संख्या अपरिमेय है उसको प्रूफ करना है, तो उसको प्रूफ करने के लिए भी हम लोग को किसका यूज करना पड़ेगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। धीरे धीरे सवाल पे आएंगे, सब समझ में आएगा। अभी थोड़ा बहुत भी समझ में आ रहा है तो वो काफी है, धीरे धीरे सवाल बनाएंगे ना तो क्लियर होते जाएगा। तो पहला यूज क्या हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, दो धनात्मक पूर्णांक के एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। ठीक है। दूसरा क्या है, अपरिमेयता के सत्यापन के लिए। ठीक है। तीसरा है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज होता है। प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार जो होता है ना, आप देखे होंगे पॉइंट वाला नंबर समझते हैं, उसी को दशमलव, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आता है उसको दशमलव प्रसार कहते हैं। अब पॉइंट वाला नंबर कब आता है, जब डिवीजन में जो है टोटली वो क्लियर रूप से नहीं करता है, और क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो है कुछ ना कुछ नंबर्स आते हैं। तो वो बहुत तरह के नंबर्स आते हैं, 3 तरह के आते हैं, वो पढ़ाएंगे जब दशमलव प्रसार तब बताएंगे। फिलहाल अभी जो है इतना आप देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग 3 जगह हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। पहला, दो धनात्मक पूर्णांक के एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए। दूसरा, अपरिमेय संख्या के सत्यापन के लिए। तीसरा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार को ज्ञात करने के लिए। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो हम लोग पहले पढ़े थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसी तरह एक और प्रॉपर्टी है, एक और लॉ है, वो है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है। अब अंकगणित का आधारभूत प्रमेय का क्या नियम है, तो इसका नियम है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो भी भाज्य संख्या क्या पहले भी बता चुके हैं, भाज्य संख्या वह है जिसके सर्वभाजकों की संख्या 2 से क्या है, अधिक है। अब भाजकों की संख्या, जिसके भाजकों की संख्या कितना है, 2 से अधिक है। अब भाजक कैसे निकालते हैं, सिंपल सा है, जिससे जिससे डिवाइड होगा नंबर वही उसका भाजक हो। यदि जिसका भाजकों की संख्या 2 से अधिक है वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट है कि भाज्य संख्या को, जो भी चाहे वो कोई भी भाज्य संख्या हो, उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तथा गुणनखंड का यह क्रम, जो गुणनखंड का जो क्रम आएगा, आने वाले अभाज्य गुणनखंड के क्रम के बिना अद्वितीय है। मतलब देखिए अभाज्य गुणनखंड को कई तरह से लिख सकते हैं, जैसे आप इसका मतलब समझिए। सेकंड लाइन आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पे समझ में आ जाएगा। देखिए सेकंड लाइन क्या है, गुणनखंड का यह क्रम। गुणनखंड का यह क्रम कहने का मतलब क्या है, जो पहला क्रम आएगा, जो फर्स्ट क्रम आएगा, वो आने वाले अदर जो होंगे अभाज्य गुणनखंड होगा वही नंबर, बस क्या होगा, प्लेस चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, 10 का भाजक क्या होगा, जनरली 2 और 1 और 5, नहीं 1 तो कॉमन है। ठीक है, 1 तो इसमें लिखेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 1, 2 और 5। ठीक है, 10 किससे किससे डिवाइड होगा, 1, 2 और 5 से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, काहे हम 5 और 2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग एक जो है मतलब ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे कि पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला, इस तरह से आता है धीरे धीरे, पहले 1, 2, 3, 4, 5। तो ये इस टर्म में लिखने से क्या होता है कि आसानी से पता चलता है। अब आप जहां तहां से उठा करके लेंगे कि 10 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, कंफ्यूजन पैदा होगा। तो इसीलिए ये जो आने वाला गुणनखंड का पहला क्रम ये हो गया, ठीक है, और आने वाला अभाज्य गुणनखंड का क्रम ये हो गया। तो इसके बिना क्या है, ये अद्वितीय है। ये क्या है, अद्वितीय है। अब अद्वितीय मतलब क्या होता है, सिंगल पीस, अकेला। ठीक है, ये वो पीस, तो ये सिंगल पीस है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। लिख सकते हैं ये, लेकिन राइट
वे यदि बोला जाए तो यही है, ठीक है। तो ये हो गया अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो सिंपल सा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय कि कोई भी यदि भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्रेस कर देंगे। जैसे देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2 और 5 में हम लोग डिवाइड किए कि नहीं 10 को। यहाँ पर जो स्टेटमेंट कर रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या 10 भाज्य संख्या है कि नहीं है। इसके भाजकों की संख्या कितना है, ध्यान दीजिए 1, 2 और 5, ठीक है। इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1, 2 और 5। तो देखिए ये भाज्य संख्या है। अब ये भाज्य संख्या है तो बोल रहा है इसको क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड में। देखिए अभाज्य गुणनखंड में व्यक्त किए कि नहीं, 1 कौन सा संख्या, अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य। तो समझ में आया, यानी कोई भाज्य है तो उसका अभाज्य के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो कन्वर्ट होगा ये अद्वितीय होगा, यानी सिंगल पीस होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए देखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन के रूप में जो हम लोग बताया, अभी मैं बताया हूँ आप लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अनुप्रयोग, उसको सवाल के रूप में देखते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा 210 तथा 55 का एचसीएफ ज्ञात करें। तो यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक आप लोग को दिख रहा है 210 और 55, और इन दोनों का क्या निकालना है, एचसीएफ। किस मेथड से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो पहला ही यूज था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, क्या, दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ। अब कैसे ज्ञात करते हैं ये यहाँ पर देखना, देखिए ध्यान दीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो है द्वारा 210 और 55 का एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे। तो ध्यान दीजिए सिंपल सा है, जो दो नंबर आपको दिया रहे उसमें से जो बड़ा वाला है उसको ए लिख लेना है और जो छोटा वाला है उसको बी लिख लेना है। तो बताइए ए लिख लिए 210 को, यानी ए जो है वो किसके बराबर है 210 और बी किसके बराबर है 55 को। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, बस हल्का सा वर्क और क्या करना है कि जो छोटा वाला नंबर है ना उससे बड़े वाले में डिवाइड कर देना और रफ करना है, इसको कॉपी के पीछे रफ करना है। तो चलो 55 से 210 में डिवाइड कर देते हैं। बताइए 3 बार में लगेगा, पूरा तो नहीं कटेगा, 3 बार में 165, ठीक है। अब आ जाएगा 570 एंड 35 ना, 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, अगर 10 में से 6 जाएगा 9 में से ना 3, और इधर तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म। चलिए अब ये 55 से तो इसमें लगेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, तो लिखेंगे विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। विभाजन प्रमेयिका क्या करता है बताइए, पहले लिखा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां r का मान क्या होगा 0 के बराबर, 0 से बड़ा और b के मान से छोटा। देखिए हो रहा है। अब देखिए पहले हमारे लिए, सबसे पहले जो है हमारे लिए क्या था, बड़ा नंबर 210 और छोटा क्या था 55। ए का मान 210 और बी का मान 55, ये टाइम के अनुसार चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड किए, पहले कंडीशन से डिवाइड किए, तो इस बार देखिए ये जो वैल्यू दिख रहा है ना ये बी का मान है, याद कीजिए यही वाला मान है ना, है कि नहीं है। तो चलिए बी का मान हो गया, ये वाला मान हमेशा बी होगा, ये वाला मान ए है और ये वाला मान क्या है बताइए, ये वाला मान क्यू है और ये जो नीचे बचा है ये क्या है आर। समझ में आया। देखिए ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 55 यानी बी जो है वो क्या है, बड़ा है कि नहीं आर से, है ऑब्वियसली बड़ा है, और 0 से क्या है बड़ा है आर का वैल्यू, है कि नहीं है। 35 से बड़ा है और क्या है बराबर तो नहीं, बराबर आएगा, धीरे धीरे आएगा। चलिए इसको कैसे लिख लेंगे आप बताइए, इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो बताइए ए का वैल्यू कहाँ, वहाँ से लेना है। ए का वैल्यू बताइए क्या है, ए का वैल्यू 210 है, यानी ए की जगह क्या लिखेंगे 210, बी क्यू, बी का वैल्यू 55, क्यू का वैल्यू 3, यानी बी का वैल्यू 55 और इंटू क्यू का वैल्यू 3 और प्लस आर का वैल्यू 35। ये हो गया हमारा 210 का ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सॉल्यूशन। अब देखिए अब इसमें क्या होगा कि अब ए और बी का मान चेंज होगा। कैसे चेंज होगा, ये तो हम लोग लिख दिए हैं, और जब तक ये 0 नहीं हो जाता रिमाइंडर तब तक हम लोग को ये वर्क करते रहना डिवाइड में। तो पहला फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या होगा कि इस तरह से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। इसमें अब ये मिलने पर जो है आप क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है जो बी है वो ए बन जाएगा, और जो आपका आर है यानी जो आपका रिमाइंडर है जो शेषफल बचता है वो बन जाएगा क्या बी, क्या बन जाएगा बी। तो बताइए इस बार ए का मान कितना है 55,
बी का मान कितना है 35। फिर डिवाइड करेंगे, जब तक रिमाइंडर का मान 0 नहीं होगा तब तक हमको ये प्रोसेस फॉलो करते रहना है। तो चलिए यहाँ रफ कर लेते हैं, 35 से डिवाइड करेंगे, बी से ही ना डिवाइड करेंगे 55 में, 35 से डिवाइड करेंगे 55 में, 1 बार में, क्योंकि 2 बार में 70 आता है, 35 40 एंड कितना आ जाएगा जी 0 और 3 to 20 आएगा। चलिए ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया A, ये क्या हो गया Q और ये क्या हो गया R। इसको इस फॉर्म में लिख दें। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाला टर्म A माना जाएगा, ये वाला B होगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। अगेन क्या हो जाएगा टर्म हमारा, ये टर्म हो जाएगा A का वैल्यू 55 है, यानी 55 बराबर क्या हो सकता है 35 गुना 1 अब प्लस कितना 20। अब बताइए इस बार A का मान क्या होगा, ये बार हर बार A का मान जो है चेंज करते रहना, और R का इस बार B का मान क्या हो जाएगा 20। चलिए अब इसको फिर से डिवाइड कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है A इज इक्वल टू 35 एंड B इज इक्वल टू 20। चलो अब जो है फिर से यहाँ पर प्रोसेस करना है, बताओ 20 से डिवाइड करना है 35 को, एक बार में 20 कितना 15, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सेम प्रोसेस, ये B ये A और ये Q और ये R। तो यहाँ पर बताइए A का वैल्यू कितना 35 बराबर क्या B Q यानी B का वैल्यू 20 और Q का वैल्यू 1 यानी 20 इंटू 1 प्लस R का वैल्यू 15। इस बार बताओ A का वैल्यू 20 और B का वैल्यू 15 होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो ठीक है, अब ये रफ किया हुआ जो है हम इसको मिटा देते हैं। चलो अब इसके बाद यहाँ पर देखो इसका नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ नहीं अप्लाई। तो अब इस बार A का मान कितना है 20, ठीक है, A का मान कितना है 20 और बराबर क्या है B का वैल्यू ना। अब B का चलो डिवाइड करके देख लेते हैं, रफ करो 15 भागा 20 करेंगे तो बताओ 15 एकम 15 बचा कितना 5, ठीक है। अब ये किस टर्म में आएगा 15 20 बराबर 15 गुना 1 प्लस R, समझ में है, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल है कि नहीं है। चलो R का वैल्यू कितना आया था जी 5 है ना, R का वैल्यू 5 आया था। बस इसी में सेट करते जाना, ये जो फॉर्मूला दिख रहा ना A का जो भी वैल्यू हम लोग लेंगे और जो B का वैल्यू Q और R जो आएगा उसके जगह यहाँ पर Q और यहाँ पर R लिख देना, बस साइन का याद रखना है, ठीक है। चलो अब ये जो है यहाँ पर भी 0 नहीं हुआ, जब तक 0 नहीं होगा तब तक जो है रिमाइंडर करते रहना, ये A हो जाएगा ये B बन जाएगा। चलो इस बार A का मान कितना है 15, B का मान कितना है 5, चलो कितना हो जाएगा 5 और 15, 5 दिया 15। इस बार देखो रिमाइंडर 0 है, तो बताओ जब रिमाइंडर 0 होगा ना तो उस कंडीशन में जो हमारा B का वैल्यू आएगा, उस कंडीशन में जो हमारा B का वैल्यू आएगा वही हमारा HCF होगा। चलो ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर। अब जैसे देखो 15 बराबर क्या हो जाएगा 5 गुना 3 प्लस 0। तो बताओ यहाँ पर क्या हो गया कि R इज इक्वल टू 0, देयरफॉर HCF ऑफ 210 और 55 इज इक्वल टू कितना हो गया बताइए, जो B का मान होगा वही HCF होगा यानी 5। अब देखिए इसको क्लियर सिंपल सा समझिए, जिसको समझ में नहीं आया ध्यान से देखो। सिंपल सा बात है, यदि दो धनात्मक पूर्णांक दिया है उसका HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे कि उन दोनों संख्याओं में से जो बड़ा संख्या होगा उसको A लिखेंगे। क्या लिखेंगे A लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर A लिखा है, बड़ा 210 था, और दूसरे वाले संख्या जो छोटा होगा उसको B लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसका प्रोसेस क्या करना है कि इतना लिखने के बाद क्या लिखना है विभाजन प्रमेयिका से, और विभाजन प्रमेयिका जो भी हम लिखा है उसको यहाँ पर लिख देना और R का वैल्यू भी लिख देना, ठीक है। अब इसी मेथड को फॉलो करना है। अब इस मेथड में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो छोटा वाला नंबर है यानी जो B है, B से A को डिवाइड करते रहना, ठीक है। तो पहला मेथड में यदि आप B का जो है A से डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो 55 से 210 को डिवाइड करें, तो ऐसे कंडीशन में हमारा क्या होगा भाजक प्राप्त होगा, भागफल मिलेगा और शेषफल मिलेगा। क्लियर है। अब याद करो B क्या है, B भाजक ही ना है, B क्या है भाजक है, ठीक है, और भागफल क्या है Q है। तो बस वही तो लिख रहे हैं, ये भाजक और ये भागफल प्लस शेषफल। तो जो हमारा इसको डिवाइड करने पे आएगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग इस फॉर्म में लिख देंगे। जैसे देखो 210 को जो है डिवाइड किए 55 से, तो क्या आया 55 गुना 3 प्लस 35। 55 जो था ये क्या था भाजक था, 3 क्या था भागफल था और 35 क्या था शेषफल था।
ठीक है। अब इसके आगे प्रोसेस कैसे बढ़ेगा, तो इसके आगे प्रोसेस बढ़ाने के लिए जो आपका b का वैल्यू आए, जो आपका b का वैल्यू आए रहेगा उसको a मान लेना है, जो r का वैल्यू रहेगा उसको b मान लेना। आगे बढ़ाने के लिए पहला स्टेप के बाद चेंज ऐसे करते रहना, जो b रहेगा उसको a मान लेना है, जो और r रहेगा उसको b मान लेना है। ऐसा तब तक करना है जब तक r का वैल्यू 0 ना जाए। जब r का वैल्यू 0 हो जाएगा तो जिस कंडीशन में r का वैल्यू 0 होगा उस स्थिति में जो b का वैल्यू रहेगा, जो b का वैल्यू, जैसे देखो यहाँ पर r का वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पर होता b का वैल्यू क्या है 5 है कि नहीं। तो यही जो b का वैल्यू रहेगा r जब 0 हो जाएगा तो इसको a नहीं बनाना है, इसको डायरेक्टली लिख देना है कि ये HCF है दिए गए संख्या का। समझ में आया। चलिए ये आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दो धनात्मक पूर्णांकों का जो है हम लोग HCF ज्ञात करते हैं। आप लोगों को यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में जो है आप लोग बोल सकते हैं, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को कंफ्यूजन दूर करेंगे आप लोगों का। तो आप लोग जिनको भी प्रॉब्लम है वो कंफ्यूजन अपने जो है कमेंट में डालिए, हम उसको जो है दूर करेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का क्लास हम लोग यही एंड करते हैं, बहुत ही लंबा वीडियो बन गया है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होने लगेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके आगे बनाने वाला हूँ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे HCF और LCM हम लोग याद करते हैं। तो तैयार रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।